हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम आगे बढ़ेंगे कहाँ की तरफ? अगले एटॉमिक मॉडल की तरफ। देखो बीच में हमारा बहुत गैप आ गया। गैप कहाँ आ गया हमारा? हमने थ्योरीज पढ़ी। कुछ थ्योरीज क्यों पढ़ी? क्योंकि वो यहाँ पर यूज होनी है। ठीक है, हम बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में चल रहे हैं ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो आगे यूज हो सके, तुम्हें समझ आ सके। जैसे मैंने उस दिन तुम्हें बताया ही था, जो ये मैक्सवेल ने काम किया, प्लैंक्स ने काम किया। ये नहीं है कि इन्होंने बारी रखी कि भाई ये काम तू कर ले, ये काम तू कर ले, ये काम तू कर ले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हुआ क्या था? हुआ ये था कि वो अपना काम कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे, सब अपना अपना काम कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या, जो बोहर मॉडल आता है, जो बोहर मॉडल आता है, एटॉमिक मॉडल जो है ये, उसने क्या किया था? ये बहुत ही एक तरह से लगा लो कि ब्रिलियंट माइंड थे हमारे लिए। जो बोहर सर थे बहुत ही ब्रिलियंट माइंड थे। उन्होंने अपना दिमाग लगाया और थोड़ी सी कॉमन सेंस क्या बोलेंगे, मतलब कि थोड़ा शातिरपन दिखाया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्लैंक्स की थ्योरी थोड़ी सी उठा ली क्योंकि उन्हें पता था वो सही है। ठीक है, और हमारा क्या था, रदरफोर्ड का मॉडल। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने चोरी करके सब किया, मतलब कि जो उनके कुछ पॉइंट्स सही थे, प्रूव भी हो चुके थे, उनको भी उठा लिया और अपनी थ्योरी में अपना जो मॉडल दिया उसके अंदर उनको यूज कर लिया। ठीक है, तो इनको क्या बोल सकते हैं भाई, इनका माइंड बहुत ब्रिलियंट था। जो बाकी चीजें बताई उन्होंने वो सबको हैरान कर देने वाली है। बोहर्स मॉडल है, मतलब देख लो ये कितना पुराना मॉडल है, जो क्वांटम मॉडल है, लेकिन फिर भी ये उसके अंदर कई चीजों के आंसर्स अभी तक दे देता है हमें। जो कितना बढ़िया मॉडल है, इसलिए बोहर मॉडल है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना। देखो अब बात आती है कि हमने क्या पढ़ा, मैक्सवेल थ्योरी भी पढ़ ली। ठीक है, हमने मैक्सवेल की थ्योरी भी पढ़ ली और प्लैंक की थ्योरी भी पढ़ ली। इसने क्या बोला? इसने बोल दिया भाई इसका तो भाई वेव नेचर है। ठीक है, प्लैंक ने क्या बोला? भाई पार्टिकल नेचर है। अब बंदे पागल हो गए, भाई हम किसकी बात माने? कुछ फिनोमिना ये भी एक्सप्लेन कर पा रहा है, कुछ प्लैंक्स की थ्योरी भी एक्सप्लेन कर पा रही है। तो उसके बाद क्या हुआ, बंदों ने क्या किया, सबने मिलके क्या सोचा कि फिर उन्होंने दोनों का एक्सेप्ट कर लिया। दोनों का एक्सेप्ट क्यों किया? ऐसा नहीं है कि दोनों को एक्सेप्ट करना मतलब बस उनकी मजबूरी थी, क्योंकि ये हर जगह प्रूफ भी हो रहा था। क्योंकि हमारा जो काम होता है वो एक्सपेरिमेंट्स पर ही डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंट्स के अगर रिजल्ट हम प्रूव कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या, वो थ्योरी तो सही है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, हमने दोनों की थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया। और हमने कैसे उसको एक्सेप्ट किया उसका भी रीजन है। देखो उसका मतलब क्या हो गया, जब भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या ईएमआर जो है हमारी, वो ट्रेवल कर रही होती है। ठीक है, मतलब प्रोपोगेट कर रही है, तो उनका वेव नेचर होता है, मतलब अपना अदाओं के साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, और जब वो मैटर पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करती है, इंटरैक्ट मतलब वेव चल रही है, मैंने सामने कुछ रख दिया, वहां पर उसका इंटरेक्शन हुआ मैटर के साथ, तो वहां पर उसका क्या, पार्टिकल नेचर हो जाता है। देखो कितनी मजेदार बात है। एक तरह से ये मान लो कि जो वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, कभी वो वेव नेचर शो कर देता है, कभी पार्टिकल नेचर शो कर देता है, मतलब उसका दोनों नेचर है। ठीक है, लेकिन वो जब जिसका काम होता है वो नेचर, जैसे प्रोपोगेट कर रही थी, जैसे इंटरफेरेंस वगैरह था, उसमें वेव नेचर प्रूव हो गया। लेकिन जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया, उसमें हम मैटर के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे और वहां पर उसका क्या, पार्टिकल नेचर प्रूव हो गया। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। जैसे हेड और टेल, हम क्या बोलते हैं, सिक्के में हेड है या टेल, हम क्या बोल देते हैं, दोनों है, हेड भी है टेल भी है। वैसे ही हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, उनका क्या, दोनों नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। देखो दोनों, मतलब हमने जो सब पढ़ा उसका हमने मतलब अगर हम समराइज कर रहे हैं तो हमारा कितना बढ़िया रिजल्ट मिला। मतलब ये दोनों खुश होंगे भी, क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया रिजल्ट दिया था। उसके बाद देखो, अब ये बात एक्सेप्ट तो हो गई कि ड्यूल नेचर होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका कंक्लूजन क्या, जो अभी तक हमने पढ़ा, जो दोनों थ्योरीज पढ़ी, उनका क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो होता है वेव का क्या होता है, ड्यूल नेचर होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो क्या है, उसने ना कुछ अपने पोस्टुलेट्स दे दी। पोस्टुलेट्स मतलब क्या होगा, जैसे तुम गेम खेलने जाते हो, कहीं पर कोई नई गेम होती है या किसी के घर में खेलने जा रहे हो, तो क्या बोलते हैं, भाई मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी। ठीक है, मतलब मैं कुछ रूल्स बोलूंगा वही मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो बोहर ने भी क्या बोला कि मैं कुछ पोस्टुलेट्स दूंगा। पोस्टुलेट्स मतलब जो उसने बोला कि ये होगा ही होगा। ठीक है, पोस्टुलेट्स थी, और ऐसा नहीं है कि बस उसने बोल दिया, मतलब ये नहीं है कि अपनी बस तोड़ दिखाने के लिए बोल दिया कि होगा, उसने प्रूव भी किया उनको। ठीक है, पहले उसने पोस्टुलेट्स दी अपनी कि भाई पहले मेरे सारा एक तरह से
बोल सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लो, मेरे मॉडल जो मैं दूंगा उसमें ये सारी कंडीशंस होंगी, उसके बाद मैं उनको प्रूव भी करूंगा। ऐसा नहीं है प्रूव नहीं करूंगा, मतलब ये नहीं है कि बस मैं अपनी वो शान पत्ती दिखाने के लिए कर रहा हूँ, प्रूव भी सब कुछ करूंगा, लेकिन पहले मेरी बात सुनो, मेरे ये पोस्टुलेट्स मानो, ठीक है। पोस्टुलेट्स जो मैं दे रहा हूँ उनके ऊपर राजी हो जाओ पहले, और फिर मैं तुम्हें अपना मॉडल दूंगा और हर चीज को जो मैंने बोला है वो एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। अब बात आती है कि हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ था। देखो हमने वहां पर एक पढ़ा था कि वो लाइन स्पेक्टर ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाए थे, ठीक है। लाइन स्पेक्टर ऑफ हाइड्रोजन को समझा नहीं पाए थे, तो वो सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी, तुम्हें पता ही है। और वो भी ड्रॉबैक थी कि वो मैक्सवेल थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो होता क्या है, हमें अगर हम वो थ्योरीज की बात करें, ठीक है, तो वेव नेचर के हिसाब से तुम्हें पता ही है क्या होना चाहिए था, हमारा स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए था, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूअस, बीच में कोई जैसे हमारा होता है जो रेनबो देखते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा मिल रहा था, लाइन, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लाइंस, ठीक है, मतलब लाइंस में सेपरेशन था, साफ दिख रहा था, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था कि वो ऐसे होना चाहिए था बिल्कुल, अगर हम रदरफोर्ड मॉडल देखते, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ, जो बोहर मॉडल था वो इसको एक्सप्लेन कर पा रहा था। कैसे कर पा रहा था, तो देखो अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें। तो हुआ क्या था, सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कि बोहर मॉडल है, उसने क्या किया था, रदरफोर्ड के अच्छे पॉइंट्स मतलब जो सही थे वो उठाए, ठीक है, और प्लैंक की थ्योरी को भी उठाया, ठीक है, और उनको यूज करा अपनी थ्योरी में, ठीक है, अपनी थ्योरी एटॉमिक मॉडल और अपने पोस्टुलेट्स में, ठीक है। जो उसने बोला उसके अंदर उनको यूज किया, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल था ना, बोहर एटॉमिक मॉडल वो बस हाइड्रोजन एटम, ठीक है, समझो, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब क्या हो गया, जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बोल सकता हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम तो हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, में पता ही है। इनडायरेक्टली मैं अगर घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, ये बोलो कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसी को एक्सप्लेन कर पा रहा था, मतलब उसके बारे में सब बता पा रहा था। हाइड्रोजन लाइक मतलब क्या हो गया, देखो हीलियम में मेरे कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम 2, अगर मैं उसमें से एक निकाल दूं मतलब प्लस आ गया, तो इसके अंदर मेरे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 हो गया। अब देखो हाइड्रोजन हीलियम, फिर आता है लिथियम, ठीक है, लिथियम में 3 होते हैं, अगर मैं 2 निकाल दूं तो वो भी कितना हो गया, यूनिवैलेंट हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वाला हो गया, ठीक है, यूनि इलेक्ट्रॉन सॉरी, ठीक है। अगर मैं लिथियम बेरिलियम ले लूं 3+, ठीक है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब ये बोहर जो मॉडल था वो बस यूनिवैलेंट के लिए स्पीशीज था, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, ठीक है, यूनिवैलेंट नहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यूनिवैलेंट तो कुछ और हो जाता है, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब मोनो इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात आ रही है कि उसके क्या पोस्टुलेट्स है, मतलब उसने क्या अपनी कंडीशंस रखी कि भाई मेरी क्लास में बैठे हो तो ये सारी कंडीशंस पहले सुनो, फिर मैं उसके बाद उन सबको एक्सप्लेन भी करूंगा और तुम्हारे आंसर्स भी दूंगा, मतलब ऐसा बोला उसने, एक तरह से बोल सकते हैं कि उसके पोस्टुलेट्स क्या थे। सबसे पहला तो क्या था, ठीक है, कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। वो तो भाई जे थॉमसन भी बोल बोल के थक गया, वो तो रदरफोर्ड ने भी बोल दिया, तो ये तो उसने वहीं से उठाया, तो ये वाला पॉइंट तो भाई हमने मान लिया, हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं इस बारे में, तो भाई चलो कबूल है, ठीक है। अब क्या बात आ रही है, इसने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना रिवॉल्व कर रहे हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, वो सर्कुलर पाथ में कर रहे हैं। भाई ये तो रदरफोर्ड ने भी बोला था और हमने उसको फेल कर दिया। रदरफोर्ड ने क्या नहीं बोला था, ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या नहीं बोला था, उसने ये नहीं बोला था कि भाई उनकी रेडियस कांस्टेंट होगी और एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, और उनका नाम तो ऑर्बिट, चलो ठीक है मान लिया। उसने क्या एडिशनल चीज बोल दी, कह रहा भाई मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में, तो उनकी जो रेडियस होगी ना वो फिक्स होगी, मतलब ये फिक्स रहेगी, ऐसा नहीं है बदलेगी। जैसे मैक्सवेल ने क्या, उसने क्या बोला था रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स, ठीक है, बस उसने कोल्ड ऑर्बिट्स, ठीक है, उन्होंने बस बोल दिया कि सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, तो ठीक है। इसने क्या बोल दिया, उन जो सर्कुलर पाथ है उनकी रेडियस क्या है, फिक्स है, और एनर्जी भी फिक्स है, मतलब उसने रेडियस और एनर्जी को पहले फिक्स कर दिया। भाई मैं बोल रहा हूं मेरा मॉडल है और ये फिक्स रहेगी और मैं तुझे प्रूफ करके दिखा दूंगा, मतलब उसने ऐसा वो कर दिया कि भाई मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं जो बोल रहा हूं सबको प्रूफ भी करूंगा, और ये मेरी पोस्टुलेट्स है, मतलब मेरा मॉडल है, तो मैं इनके बेसिस पर ही सबके आंसर दूंगा, ठीक है। एक तरह से ये बात हो गई, क्योंकि ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन इन थ्योरी के बेसिस पर कर पा रहा था। हम किसी चीज को अगर एक्सप्लेन कर पाए किसी भी चीज को, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम कहीं ना कहीं तो सही सोच रहे हैं ना, एक तरह से ये मान लो, ठीक है। तो रदरफोर्ड में क्या था, रदरफोर्ड ने क्या नहीं बोला था, कांस्टेंट रेडियस और एनर्जी,
ठीक है, मतलब उनकी कांस्टेंट रेडियस एंड फिक्स एनर्जी मान लो, ठीक है, कांस्टेंट रेडियस एंड फिक्स एनर्जी, ठीक है। शायद रदरफोर्ड वाले में हमने यहाँ पर क्या लिख दिया था, इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, ठीक है, वो फिक्स्ड हटा देना, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स बोल सकते हो, ठीक है। शायद वहां पर मेरे को लग रहा है कि मैंने बोर्ड पर शायद वो लिख दिया था, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, वो शायद मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने वहां पर फिक्स वर्ड लिख दिया था, जो कि इस फिक्स वर्ड की बहुत अहमियत है, वो यहाँ बोर्ड में दिख रही है, ठीक है। रदरफोर्ड तक हमें उसकी अहमियत नहीं दिखी क्योंकि वो फेल ही हो चुका है, बोहर की यहाँ पर आते ही हमारे इस वर्ड की भी एक अहमियत आ गई है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो वहां पर अगर लिखा हुआ है तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स एट अ वेरी हाई स्पीड, जो भी मैंने लिखवाया था, मतलब अगर वहां फिक्स लिख दिया था तो वहां पर काट देगा, ठीक है। अगली बात क्या आ रही है, अगला पॉइंट जो उसने बोला, जो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके वहां पर अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ना, तो उनको जो रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी मिल रही है वो कहां से आ रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स से आ रही है, मतलब जो हमारा इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स में, जिसकी वजह से वो सर्कुलरली वहां घूम पा रहा है, ठीक है। ये बात तो हमने वहां पर पढ़ी ली थी पीछे जब हम पढ़ रहे थे, उसमें भी पढ़ी थी, ठीक है। तो ये बात भी कुछ ऐसी नई नहीं है, नई बात अभी तक क्या आई हमारी कि उसने डिफाइन कर दिया कि कांस्टेंट रेडियस है। रदरफोर्ड ने ये नहीं बोला, उसने बोला कि रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में और बहुत हाई स्पीड पे रिवॉल्व कर रहे हैं, बस उसने बोल दिया। बोहर ने इस चीज पर बोला कि भाई उनकी रेडियस कांस्टेंट होगी। खबरदार अगर किसी ने बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, लाइन को कंप्लीट किया उसने बोला कि उनकी कांस्टेंट रेडियस है। पोस्टुलेट का मतलब यही होता है कि उसने अपनी थ्योरी मतलब उसने बता दे कि ये हो रहा है, ठीक है। इसके बेसिस में सब कुछ आगे एक्सप्लेन करूंगा। अगला क्या था, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये वाली बात हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो मैं इस पर इतना फोकस नहीं करूंगा। mv² by r इज इक्वल टू k q1 q2 by r²। और q1 की वैल्यू क्या होगी, देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की हमारी वैल्यू चार्ज क्या होता है E, और जो हमारा न्यूक्लियस होता है उस पे चार्ज कितना होता है, उसका चार्ज होता है Z हो गया, हमारे कितने प्रोटॉन्स हैं, और E क्या हो गया उन पर चार्ज, तो ZE हो गया, ठीक है। तो मेरा क्या बन गया K E इंटू ZE बाय r², ठीक है, विच इज इक्वल टू mv² by r, ठीक है। इस पे हमने बहुत 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 ज्यादा क्लासेस लगाई है, ठीक है, तो इस चीज पर ध्यान देना, मैं यहाँ पर इतना टाइम नहीं दूंगा इस पे, ठीक है। जो नई बातें आएगी उन पर हम पूरा फोकस करेंगे कि वहां पर हम इन चीज पर पूरा फोकस करते हुए ही आ रहे हैं, ठीक है। अब अगली बात क्या आ रही है, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल की जो पोस्टुलेट्स है, मतलब कि अगर मैं किसी तुम्हें बोलूं ना कि बोहर एटॉमिक मॉडल बताओ, तो तुम्हारे माइंड में सीधा क्लिक होना चाहिए ये पोस्टुलेट। क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसी का ही गुणगान होता रहेगा पूरा, जब हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ते रहेंगे और इसका गुणगान करते रहेंगे, माला जपते रहेंगे। अब होता क्या है, देखो ये तो तुम्हें पता है कि अगर मेरा यहाँ पर सन है, ठीक है, सन मान लो, न्यूक्लियस बोलो, सन नहीं, हम अभी न्यूक्लियस की बात करते हैं, उसके अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्बिट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब कि ऑर्बिट्स क्या है, इमेजिनरी है, ऐसा थोड़ी है कि वहां पर एक रस्सी बंधी हुई है, रस्सी बंधी होती है, हमने तो इमेजिन कर रखा है। अब अर्थ है और जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, थोड़ी है कि धागा है, धागे के ऊपर ऐसे घूम रही है, वो तो हमने अपनी आर्बिट्रेरी मतलब इमेजिन कर रखे, हाइपोथेटिकल की वहां पर वो ऐसे घूम रहे हैं, तो हम वहां पर ऐसे दिखा देते हैं कि ये इस पाथ पर घूम रहे हैं, बस पाथ दिखाता है, ये नहीं है कि यहाँ पे रस्सी बांध रखी है हमने या कोई एक रोड सी बनी हुई है जिसके ऊपर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब होता क्या है, जो इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स है ना, इनफाइनाइट मतलब कि देखो अब प्रोटॉन है मेरा, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ से इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होंगे। ऑर्बिट्स मतलब क्या होगा, जहां जहां वो घूम सकता है, ठीक है। उनका क्या है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है या इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में प्रेजेंट हो सकता है जिनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना, जिनका एंगुलर मोमेंटम हो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π हो। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कैसे बताऊं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बेसिस पर ही तुम्हारे इतने सारे जो रिलेशन होते हैं वो सोल्व होंगे। देखो अब क्या हो रहा है, ये हमारा एक रिलेशन है, उसने क्या बोला कि जितने भी इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, इनफाइनाइट, क्योंकि हमें पता बहुत सारे ऑर्बिट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, घूमेगा वो किसमें, वो हमारे हाथ में है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन की मर्जी है। अब एक बात बताओ, तुम्हारे घर में 20 फ्लोर है, ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम कौन से फ्लोर पे जाओगे, चाहे 20 फ्लोर है, 30 फ्लोर है, 40 फ्लोर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन भी उन्हीं में प्रेजेंट होगा, उन्हीं ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होगा जिसमें हमारा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2π का। देखो अब बात आ रही है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है।
सर आपने इतना भारी भरकम शब्द बोल दिया, आप हमें फिजिक्स पढ़ा पढ़ा के पागल कर दोगे। पर मैं क्या करूं, ये फिजिक्स से रिलेटेड ही चैप्टर है। कोशिश तो मैं करता हूँ कि जो टर्म्स आ रही है उनको सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन कर सकूं। अब देखो, अब हमारा ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एक तरह से देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिजिक्स में तुमने पढ़ना ही है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं तुम्हें बता सकता हूँ अभी, ठीक है। ज्यादा बताने लगूंगा तो भाई फिजिक्स की क्लास बन जाएगी और अपनी केमिस्ट्री छूट जाएगी। तो एंगुलर मोमेंटम एक तरह से लगा लो, जब मैं मूव कर रहा होता हूँ, ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि मेरे पास मोमेंटम है, हम उसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एमवी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जब मैं ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा हूं, ठीक है, जो मेरे पास मोमेंटम है उसको हम क्या बोल देते हैं, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, एमवी। अब कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, ये क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रही है, उसके पास जो मोमेंटम होता है उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है, उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो एक तरह से ये मोमेंटम ही है, ये सर्कुलर मोशन में होता है जो बॉडी एसोसिएट करती है, और जब हम ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे होते हैं तो हमारा जो मोशन होता है वो लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। अब मैं तुमसे बोलूं मोमेंटम क्या होता है तो तुम क्या बोलते हो, सर मास इनटू वेलोसिटी, उसको मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम होता है मेरा एमवी आर, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या हो गया कि एमवी तो मोमेंटम ही आ गया, और साथ में क्या आ गया हमारा रेडियस। रेडियस क्या है, वो हमारी सेंटर से लेके उस जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट का सेंटर से लेके डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, आर, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम। अगर तुमसे अभी कोई पूछे तो क्या बोल सकते हैं, जैसे कि लीनियर मोमेंटम हमारा ट्रांसलेशनल मोशन में हम निकालते हैं, ठीक है, तो वैसे ही एंगुलर मोमेंटम है जो सर्कुलर मोशन में हम निकालते हैं, ठीक है। अभी इतना समझ लो, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एमवी आर, ठीक है। उसका सिंबल क्या होता है, एल इज इक्वल टू एमवी आर, बस इतना ध्यान रख लो। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जैसे कि लीनियर मोमेंटम लीनियर मोशन में होता है, एंगुलर मोमेंटम हमारा सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है, बस इतना समझ लो अभी। और उसका सिंबल क्या होता है, एल, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, एल इज इक्वल टू एमवी आर, ठीक है। अब देखो एल इक्वल टू एमवी आर हो गया। अब हमारा इसने क्या बोला, इस पोस्टुलेट ने क्या बोला, हमारा जो ये एमवी आर है ना, एमवी आर मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा होगा इक्वल NH अपॉन 2 एमवी आर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 उसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसमें हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। देखो आर ही होता है जो हमारा डिफाइन कर रहा है, देखो ये मेरा क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो मेरा जो आर की वैल्यू होगी ना, आर की वैल्यू निकलेगी भाई एमवी आर हो गया, ठीक है। तो जो मेरा एंगुलर मोमेंटम है उनकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल होगी h अपॉन 2 के। इंटीग्रल मल्टीपल क्या हो गया, या h अपॉन 2 हो सकती है, या 2h अपॉन 2 हो सकती है, या 3h अपॉन 2 हो सकती है। मतलब वही बात हो गई जो मैंने तुम्हें प्लैंक्स थ्योरी में इतना कूट के समझाया था कि इसका मतलब क्या हो गया कि n की वैल्यू जो होती है वो कोई इंटीजर ही होगी। मतलब एक तरह से लगा लो कि वहां पर मैंने तुम्हें बताया था कि पैकेट की तरह बताया था ना, तो यहाँ पर भी यही लगा लो, क्योंकि वहां पर मैं तुम्हें बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल जो मेरा एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 जहां पर n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4, n की वैल्यू हाफ, 3/2, पौना, ढाई, कुछ भी नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती, वो तुम्हें पता है, वो क्वांटाइजेशन वहीं से तो आता है। मैंने तुम्हें बताया था क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एनर्जी मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है, एक होगी या दो होगी, बीच का नहीं होगा। मतलब ज्यादा तुम फर्स्ट फ्लोर पे रह सकते हो या सेकंड, डेड फ्लोर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वैसे ही होता है, तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करना जरूरी है। MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 जिसमें n क्या है मेरा, कोई भी इंटीजर है, इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता, तुम्हें साफ साफ पता है, ठीक है। अब क्या हो गया मेरा, आउट ऑफ द इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स, दोबारा बोल रहा हूं, इतनी बार बोल रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन इज ओनली प्रेजेंट। इतनी सारी ऑर्बिट्स है, मतलब ये लगा लो कि इतनी सारी इनफाइनाइट ऑर्बिट्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं में जाएगा, उन्हीं ऑर्बिटल्स में जाएगा जिसका जो हमारा एंगुलर मोमेंटम आ रहा होगा वो NH अपॉन 2 के इक्वल आ रहा होगा, ठीक है। इंटीग्रल मतलब इक्वल ऐसे बोल सकते हैं, या h अपॉन 2 होगा, या 2h अपॉन 2 या 3h अपॉन 2 या 4h अपॉन 2 मतलब ऐसा होगा, ठीक है। तो मेरा देखो मैंने कितना इसको मतलब कैसे बताऊं, बता भी नहीं पा रहा कि इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला क्या है, एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूं, जब मैंने बोला था वहां पर ध्यान करो
मैंने क्या बताया, प्लैंक्स थ्योरी में हमारा क्वांटाइजेशन वर्ड आया था। क्यों आया था? क्योंकि हमने बोल दिया था कि वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h म्यू के। याद करो मैंने क्या बोला था, n h म्यू। यहां पर मैंने क्या बोल दिया, n h अपॉन 2 का इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब क्या हो गया, मेरा एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो हमारा अगला पोस्टुलेट क्या था, अगला पोस्टुलेट देखो 6, सॉरी वो मेरे को फोन को ला गया था, तुम्हें वाइब्रेशन में फील हो रही होगी, उसकी वजह से मेरी वीडियो डिस्कनेक्ट हो, वीडियो बंद हो गई। और उसके बाद मैं बोलता गया, मैंने पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया और अब देखा कि वहां तो बंद हो गई। ठीक है, तो कोई नहीं, दोबारा बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखो अगली क्या थी मेरी, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है एक ऑर्बिट में। देखो तुमने सेकंड एक क्या पढ़ा था, सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा था। सेकंड पोस्टुलेट हमने क्या बोला था, उनकी क्या होगी, फिक्स रेडियस होगी ऑर्बिट्स की। मतलब हमने क्या बोल दिया था कि जो ऑर्बिट्स है वो फिक्स्ड है, हमने फिक्स्ड बोल दिया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब उनकी जो रेडियस ही फिक्स हो गई, मतलब जो ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं उनकी रेडियस फिक्स ही हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स ही होगी। तो उसके अकॉर्डिंग बोहर के जो पोस्टुलेट थे उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो इलेक्ट्रॉन है जब वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो वो ना ही एनर्जी को लूज करेगा ना ही वो गेन करेगा। मतलब क्या हो गया, उसकी एनर्जी क्या हो गई, फिक्स। ये हम बात बोल चुके हैं। उसने ये चीज और एक्सप्लेन कर दी कि मेरे पोस्टुलेट्स है, मेरे इलेक्ट्रॉन है, मेरे प्रोटॉन है, मेरा न्यूक्लियस है और मेरी थ्योरी है, मेरा ही मॉडल है। मैं तुम्हें पहले पोस्टुलेट्स दे रहा हूं, उसके बेसिस पर मैं तुम्हें सारा डिफाइन करूंगा और हर एक एक्सपेरिमेंट को मैं तुम्हें प्रूव करके दूंगा, जो जो तुम्हारा रदरफोर्ड नहीं बता पा रहा था। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी पोस्टुलेट्स माननी पड़ेगी। ठीक है, उसका ये कहना था, मतलब इनडायरेक्टली उसने क्या बोल दिया कि मेरे जो बोहर मॉडल है उसके अंदर, मेरा जो मॉडल है उसके अंदर मैक्सवेल थ्योरी नहीं लग रही। मतलब उसने बोल दिया। ऐसा क्यों हो रहा था वो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसकी टेंशन ना हो। ठीक है, तो क्या हो गया, ये उसने बात बोल दी। अगली बात क्या आ रही है कि जब तक मैं अपने ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरी एनर्जी क्या होगी, लूज नहीं होगी। मतलब लूज होगी तो वो स्पाइरल पाथ करके अंदर न्यूक्लियस में गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उसने क्या बोल दिया, फिक्स रहती है, जो ऑर्बिट्स होते हैं उनकी एनर्जी फिक्स। अगली बात क्या आ रही है, अगली बात यह है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को एक शेल से, ठीक है, दूसरी शेल में जाना है, ठीक है, जब तक वो एक ही शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो वो ना एनर्जी एमिट करेगा ना लूज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर उस इलेक्ट्रॉन का मन करे कि भाई मैं थोड़ा घूम आता हूं, ठीक है, घूम आता हूं एक शेल से, कोई n1 शेल है से n2 शेल में, ठीक है, तो वो वहां पर क्या होगा, जो एनर्जी हमें उसे देनी पड़ेगी। देखो सबसे पहली बात मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूँ। देखो ये मेरी n=1 है, n=2, ठीक है, n=3, n=4, ठीक है। जब मेरा इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर है, ठीक है, उसका मन क्या किया कि जब तक वो यहाँ पर उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, ठीक है, ये बात तो है। लेकिन मान लो मैं उस पर क्या कर देता हूँ, एक फोटोन फेंक देता हूँ, ठीक है, एक फोटोन फेंका, मतलब मैंने बाहर से रेडिएशन ली और उसके ऊपर फेंक दी। तो क्या हुआ, ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो क्या एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट मतलब एक्साइटमेंट आ गई उसमें, उसको एनर्जी मिल गई, बहुत खुश, भाई मैं यहाँ घूम के आऊंगा, वहां घूम के आऊंगा, हर जगह घूम के आऊंगा। लेकिन होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन देखो इतनी एनर्जी जब होगी, मतलब उसे इतनी एनर्जी चाहिए अगली शेल में जाने के लिए। तो मतलब क्या हो गया, जो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है उसका जो अमाउंट होना चाहिए वो इस एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। मतलब इसका जो गैप है, इस एनर्जी का गैप है उसके इक्वल होना चाहिए। और इस एनर्जी का हम गैप कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं क्या कर दूं, डेली क्या हो गया, मैं इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी कर दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, इस एनर्जी गैप की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और वो मेरी वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो मेरी इक्वल होगी h म्यू की। मतलब जो मैंने रेडिएशन फेंक किया है उसकी मुझे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, वो मेरे इसके इक्वल होगी। दूसरी बात कि अगर मुझे यहां से यहां जाना है, मान लो मुझे 10 की एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं उसे 9 दूंगा, तो मैंने उस दिन भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं कि अगर मैं उसे 9 दूंगा तो वो ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर मैं उसे 11 दे दूंगा तो 11 में वो कहां पहुंचेगा, यहाँ हवा में थोड़ी लटका रहेगा। तो अगर मैं उसे 11 भी दे दूंगा तो भी वो ऊपर नहीं जाएगा, भाई उसे 10 ही मांगता है। ठीक है, अगर मेरी इसका बीच, अगर उसने यहां से यहां जाना है तो उसे कितनी एनर्जी चाहिए, उसे इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो यहां से यहां जाएगा, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, उसे यहां से यहां जाना है तो उसे इतनी ही एनर्जी, इसका गैप ही होना चाहिए, मतलब डेल ई के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर मुझे यहां से यहां जाना है
तो मेरा जो एनर्जी होगी, जो मैं फोटोन घेरूंगा उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इस एनर्जी गैप की इक्वल होनी चाहिए। बात समझ आई? अब देखो, अब अगर मैं इसको सम अप करूं तो मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने इस पे फोटोन फेंका है, ठीक है, फोटोन फेंका, वो यहां से यहां पे एक्साइट हुआ, ठीक है, उस एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होगी, डेली, मतलब E2 माइनस E1, और उस रेडिएशन की मेरी एनर्जी को इक्वली होनी चाहिए, तभी वो एक्साइट होकर यहां तक जाएगा, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, hc/λ भी लिख सकता हूँ। इस हेल्प से हम इसकी लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो ये हमें पता होगी, ये वाली वैल्यू h की पता है, c की पता है, तो हम लैम्डा भी निकाल सकते हैं, मतलब जो हमने फोटोन स्ट्राइक करवाया उसकी एनर्जी भी हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये तो मुझे एनर्जी उसे देनी पड़ी तभी वो एक्साइट हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो एक्साइट हो गया, ठीक है, ऊपर बैठा है, बहुत घूम लिया, बहुत घूम लिया, अब तो भाई मुझे अपने घर जाना है वापस, घर सबकी ग्राउंड स्टेट ही होती है, ठीक है। तुम अगर ऊपर भी रहते हो, ग्राउंड स्टेट ही उसका मतलब एक तरह से लगा लो, ग्राउंड स्टेट उसका घर है, बाकी सब क्या है, वो घूमने की डेस्टिनेशन है उसके लिए। तो एंड में वो घूम फिर के अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा ही आएगा, मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब जो उसका एक्चुअल में घर है, ठीक है, जो जहां वो पहले रहता था, घूम के फिर क्या होगा, वो वापिस आएगा। तो वापिस आएगा, देखो ये मेरा इलेक्ट्रॉन था एक्साइटेड स्टेट में, मान लो इसमें, ठीक है, ये मेरी n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, अब वो यहाँ पर है, ठीक है। कभी एक्साइट हुआ होगा किसी जमाने में, जमाने तो नहीं, मतलब कभी एक बार एक्साइट हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, अब वो मान लो नीचे आना चाहता है, यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, मतलब कहीं भी आ रहा है, मान लो सबसे नीचे आ रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में जब आएगा तो देखो, जब उसे यहां से यहां जाना था तो उसे इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ी थी, वही, क्योंकि हमें पता है एनर्जी कंजर्व रहती है। अब उसे ऊपर से नीचे आना है, तो वो जो फोटोन एमिट करेगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, h म्यू, और h म्यू की वैल्यू मेरी किसके इक्वल होगी, वही डेल E के इक्वल P होगी, ठीक है। तो मेरे डेल E की वैल्यू क्या हो जाएगी, h म्यू, और मेरा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E3 माइनस E1। मैंने यहाँ 3 की बात की, अगर 2 की बात करता तो E2 माइनस E1, ठीक है। अब बात आ रही है सर E2 माइनस E1 करेंगे, E1 माइनस E2, देखो वैल्यू दोनों से सेम आएगी, बस जो नेगेटिव साइन है वो अपने आप में क्या बताता है कि एनर्जी रिलीज हुई है, और अगर पॉजिटिव साइन है वो क्या बताता है, एनर्जी गेन हुई है, ठीक है। वो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहां समझ आ जाएगा। अभी तो बस मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो, ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब कि प्लस माइनस पे ध्यान ना दो, जो वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू क्या होगी, h म्यू के इक्वल। तो जो लास्ट पोस्टुलेट है वो क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एन लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल, वो क्या करेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, और जब वो हायर से लोअर पे जाएगा वो एनर्जी को एमिट करेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। मैंने अभी में 2 बार ये चीज बता दी, एक बार तुम्हारे तक नहीं पहुंच पाई ड्यू टू फोन कॉल, और एक बार अब उम्मीद है पहुंच जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो, ये चीज अब हमने पढ़ ली, अब बात क्या आती है, उसने ये सब बताया, ठीक है। अब बात आ रही है कि भाई सर आपने आपकी पूरी बातें सुनी, आपने जो लिखा बोहर सर, मैंने नहीं, बोहर सर ने, मैंने भी उनसे ही पढ़ा, ठीक है, उनका ही पढ़ा, ठीक है। तो क्या हुआ सर, हमने सारा ही पढ़ लिया। अब बात आ रही है कि सर अब मुझे बताओ, सब कुछ एक्सप्लेन करते जाओ, आपने जो चीजें बोली मैंने मान ली, अब जो आप कह रहे थे कि मैं इनके बेसिस पे सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो एक्सप्लेन करके दिखाओ। तो सबसे पहली बात क्या आती है, अब हम क्या हेडिंग डालो, हेडिंग फॉर्मूलाज रिलेटेड टू बोहर्स मोमेंट, ठीक है। तो हम सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ बोहर्स nth रेडियस, मतलब कि हमें क्या nth ऑर्बिटल की रेडियस निकालनी है, बोलो कैलकुलेशन ऑफ बोहर्स nth ऑर्बिट रेडियस, ठीक है। मतलब कि हम शेल्स की रेडियस के साथ अब खेलेंगे, देखो आएगा कितना मजा, ठीक है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे से, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि बोहर मॉडल बोलूंगा तो तुम्हारे माइंड में सीधा क्या क्लिक करना चाहिए, जल्दी सोचो क्या होगा, वो क्या होगा, जल्दी बोलो, बोलो भाई क्या होगा, वो क्या होता है, MBR = NH/2π। अब तक तुम्हें याद हो जाना चाहिए, मैंने तुम्हें बोला है बोहर मॉडल का मतलब ही एक तरह, मतलब क्या, उसका सबसे मेन पॉइंट ही यही है, क्योंकि तुम्हें इसको इतना बार यूज करोगे कि तुम्हारे दिमाग में बैठ ही जाएगा वो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, MBR = NH/2π। और एक और फॉर्मूला क्या पड़ता है, mv²/r = k q1 q2 r², ठीक है। इस q1 q2 की मैं वैल्यूज पुट कर दूं अगर, तो क्या बन जाएगा, ke × zd, ये बन जाएगा, ये मेरी क्या होगी, इक्वेशन 2, ठीक है। समझ आई?
अब देखो अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है। मतलब एक तरह से क्या किया, जो बोहर अंक थे ना, बोहर, उन्होंने क्या कर रखा है, एक तरह से पूरा सारा कुछ मसाला मसूला सब तैयार है, बस एंड में क्या तड़का लगाना है, तड़का लगाना, सब कुछ तैयार है, मतलब उबाल रखा है सब कुछ, बस तड़का लगाता जाना, बनाते जाना है फोन से। क्या है देखो, ये मेरी दो इक्वेशन आई, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या करो तुम, v की वैल्यू निकालो, ठीक है। v की वैल्यू अगर मैं निकालू तो क्या बन जाएगी मेरी, NH/2 इंटू m, ये बन गई v की वैल्यू। बस अब क्या कर दो, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, ठीक है। तो क्या कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ v फ्रॉम थर्ड टू सेकंड, ठीक है। v की वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या बन जाएगा m v स्क्वायर की n स्क्वायर, देखो v की वैल्यू क्या है NH/2πmr, तो v स्क्वायर की क्या हो जाएगी n स्क्वायर s स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू k z e स्क्वायर बाय r स्क्वायर। और इसका अर्थ तो अपना तो छोड़ ही दिया भाई तुमने, बाहर से मिल गया तो उसको तो छोड़ दिया। तो देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब क्या बचा देखो, अब मुझे r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। r क्या हो जाएगा मेरा, r को उधर ले जाओ, उन सबको नीचे ले जाओ, तो क्या बन जाएगा m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन k z e स्क्वायर, और ये क्या 4 पाई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा m से ये तो कट ही गया था, ठीक है, तो ये भी हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, यही बना ना, देख लेना क्या बना, z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू, r ऊपर चला गया तो ये नीचे आ गए, तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k z e स्क्वायर और m, ठीक है, ये बन गया मेरा फॉर्मूला। अब बात आ रही है कि सर, और एक बात सुनो एक और, ये मेरा क्या है n शेल की निकाल रहे हैं, ठीक है, n यहाँ पे सारी जगह n लगा दें, मतलब हमें n के निकालने हैं ना, रेडियस ऑफ nth और b, ठीक है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 पुट करते जब निकलता जाएगा। अब बात आ रही है कि सर आप हमें पागल समझ रहे हो क्या, हम इतना मुश्किल फॉर्मूला याद करें, सर आप पागल हो गए हो, हम इतना बड़ा मतलब ऐसे फॉर्मूले याद करने बैठ गए तो हमें तो सदियां लग जाएगी, और फिर भी हम एक आधी चीज तो भूल ही जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा, मैंने तुम्हें एक बार भी बोला कि याद करना है, तुम्हें क्या याद करना है, ये फॉर्मूला तुम्हें पता है, ये फॉर्मूला भी तुम्हें पता है, तो करा क्या है, मैंने v की वैल्यू यहां से पुट करके यहां निकाल डाल दी। और सबसे पहली बात, ऐसे फॉर्मूला पे मतलब कंप्लीट फॉर्मूला पे वो कभी नहीं पूछता एग्जामिनर, ठीक है, वो नहीं चाहता तुम रट्टा मारो, बिल्कुल भी नहीं चाहता, वो तुमसे कंसेप्ट सीखना चाहता। लेकिन फिर भी मान लो एग्जामिनर का दिमाग किसी दिन गर्म हो, ठीक है, घर से लड़ा बैठो, ठीक है, वो तुम्हें कुछ ऐसा दे दे, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ से वैल्यू पुट करके यहाँ डाल दो, एंड में निकाल दो पूरी वैल्यू, तुम्हें क्या दिक्कत है। जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है तो तुम्हें याद नहीं करना, याद कर सकते हो तो कर लो, जिसका दिमाग होता है भाई चतुर जैसा, तो भाई वो तो याद कर ही सकता है। तो देखो क्या हो जाएगा, मार्कर वो हो गया, एक सेकेंड देखो, तो आर एन की वैल्यू आ गई। अब देखो इसके अंदर तुम्हें कुछ कॉन्स्टेंट दिख रहे होंगे, याद करो कुछ कॉन्स्टेंट दिख रहे हैं। एन क्या है, एन तो कांस्टेंट नहीं है, वो तो चेंज होगा, ठीक है। एच क्या है कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर क्या है, वो भी कांस्टेंट है। तो क्या होगा देखो, जो जो कांस्टेंट दिख रहे हैं उनको अलग कर लो, तब तक तुम कांस्टेंट्स को अलग करो, तो क्या बनेगा देखो, ये मेरा क्या बन जाएगा, आर एन क्या बन गया, एन स्क्वायर बाय जेड इंटू एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम, ठीक है। अब सारे सर पूछेंगे सर ये है क्या, जेड तुम्हें पता ही है, ये क्या होगा हमारा, जिसकी हम बात करें न्यूक्लियस, उसकी वैल्यू, ठीक है, जेड की वैल्यू, ठीक है। और के क्या हो गया 9 × 10⁻⁹ होता है, एम क्या हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ई क्या हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एच क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, मतलब ये पूरे के पूरे सारे क्या है कांस्टेंट टर्म्स है। अगर ये कांस्टेंट टर्म्स है तो इनकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरी क्या आ जाती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो अगर मैं इसको पूरा सोल्व करके लिखूं तो मेरे आर एन की वैल्यू क्या हो गई 0.529 जेड स्क्वायर बाय एन, सॉरी एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड, ये तुम्हारा क्या बन गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो देखो इतना बड़ा फॉर्मूला था, हमने उसको इतना छोटे से में कन्वर्ट कर दिया कि अब हमें क्या करना है, कभी भी तुम्हें गिवन है तो तुम्हें क्या कौन से हमारी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं वो, मतलब n = 1 2 3 वो गिवन ही होता है, ठीक है, z की वैल्यू तुम्हें पता ही होता है, ठीक है। और सबसे पहली बात तुम्हारे लिए कितना आसान है
कि यहाँ पर या तो हाइड्रोजन की बात होगी या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात होगी, ठीक है। तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाले जो तुम्हें याद नहीं होते जिनके Z वो तो याद बात करेगा नहीं। हाइड्रोजन के लिए 1, ठीक है, सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, फिर उसके बाद हीलियम के बाद लिथियम, ठीक है, लिथियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3, बेरिलियम के लिए 4, बस। बाकियों के लिए तो वो पूछेगा ही नहीं कभी, हाइपोथेटिकल पूछ ले अलग बात है, बाकी तुम्हें पता ही है Z की वैल्यूज, ठीक है। अब बात आ रही है सर अब हमें इन्हें यूज कैसे करना है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा जो कि एग्जामिनर का फेवरेट होता है। कैसे फेवरेट होता है? ग्राफिकल, ठीक है। तो आ जाओ मेरे साथ, हम ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर जाते हैं, ठीक है। तो वो उस पर ग्राफ कैसे पूछ सकते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं रखना। ग्राफ भी आसान है अगर तुम्हें थोड़े बहुत ग्राफ आते हैं। किसी को दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, अभी हम उसको डील करेंगे, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहली बात तो क्या होगी, मुझे क्या मिल गया, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय Z। मैं इनडायरेक्टली ये बोल सकता हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी की बात आती है तो कांस्टेंट हट जाता है, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मान लो मुझे कभी गिवन है एक रेडियस गिवन है R1 बाय R2 कर, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा, ये n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर इंटू Z2 बाय। तो अगर मुझे मान लो दो ऑर्बिट्स के बीच में अगर मैं क्या कर रहा हूँ, रेशियो निकाल रहा हूँ, ठीक है, उनकी रेडियस का रेशियो निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इस फॉर्मूले को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, ग्राफिकल वाला पार्ट, ठीक है। ग्राफिकल वाला पार्ट क्या हो गया, थोड़ा सा इजी पार्ट, कईयों को लगता है, किसी को मुश्किल लगता है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन तुम खुद भी कर लोगे, मैं तुम्हें करवाऊंगा, ठीक है, अलग अलग टाइप के सारे करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम ग्राफिकल पार्ट में जाए तो मान लो देखो ग्राफिकल पार्ट अगर मैं करना चाहूं तो क्या बन सकता है, तो रिलेशन तो मेरा यही है, ठीक है। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, Rn इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय Z, ये होगा मेरा, ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो मैं दो तरह से ग्राफ बना सकता हूं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, हम दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तीसरे को हम कांस्टेंट रखते हैं। अब इसमें देखो मेरे पास वेरिएबल कितने हैं, ठीक है। एक तो मैं Rn वर्सेस Z बना सकता हूं और एक Rn वर्सेस n बना सकता हूं, ठीक है। तो एक चीज पर ध्यान देना कि अब हमें क्या करना है। देखो सबसे पहले मैं करूंगा कीपिंग Z कांस्टेंट, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, देखो हमारे पास बोर्ड पर 2 ही प्लेन्स होते हैं, ठीक है। हम मतलब 2D अगर ड्रॉ करते हैं और हम एक को चेंज करके दूसरे का इफेक्ट देख सकते हैं, हम दो वेरिएबल्स को इकट्ठे नहीं यूज कर सकते, ठीक है, और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि एक को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। देखो हमें Rn का ग्राफ रिलेशन देखना है Z और n के साथ, ठीक है। ये पॉइंट चीज तो हमारी कांस्टेंट ही है। तो अब देखो, अब मैं अगर कर दूं Z को कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, तो मेरा Rn क्या बन जाएगा, 0.529 बाय Z n स्क्वायर, ठीक है। Z तो तुम्हें पता है चेंज होता है, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं देखूं Z क्या है, हाइड्रोजन के अलग, हीलियम के अलग, लिथियम के अलग, बेरिलियम के अलग, और हमारा n क्या है, हम n1 की निकाल रहे हैं, n2 के निकाल रहे हैं, n3 की निकाल रहे हैं, n4 निकाल रहे हैं, ठीक है। ये वाली चीज हो गई। अब मैंने यहाँ क्या किया, Z को कांस्टेंट कर दिया, मतलब Z अब मेरी कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म है तो मतलब वो इसी का पार्ट हो गया। मतलब मैंने एज्यूम कर लिया कि मैं Z कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ, मतलब या तो मैं खाली हाइड्रोजन के लिए कर रहा हूँ पूरा, या मैं हीलियम के लिए कर रहा हूँ, या लिथियम के लिए कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं लिथियम के लिए कर रहा हूँ उसकी अलग अलग n के वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, Z तो सेम रहेगा उसके लिए। बेरिलियम की अगर मैं खाली बात करता हूँ, मतलब बेरिलियम को लेके पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और उसमें मैं R1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, R2 की, R3 की, R4 की। अगर ये मेरा कांस्टेंट हो गया बेरिलियम, तो मेरा Z की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो अब ये मेरी पूरी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। तो मेरा Rn क्या बन गया, इसको मैं पूरे K बोल सकता हूँ, ठीक है। और ये मेरा क्या बन गया, Rn इज इक्वल टू K n स्क्वायर। कंडीशन ये कब हुआ, जब मैंने Z को कांस्टेंट लिया। तो अब मेरा Z कांस्टेंट बन गया। तो याद करो मैंने तुम्हें ग्राफ बनवाया था, y इज इक्वल टू m x स्क्वायर का ग्राफ बनवाया था, याद करो, या y इज इक्वल टू x स्क्वायर का मैंने जो ग्राफ बनवाया था, तो तुम्हें याद होगा कि वो ग्राफ मेरा कैसा बना था। इसको हम बोलते हैं पैराबोला। अगर मैं Rn वर्सेस n का ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। अगर मैं दूसरा ग्राफ Rn वर्सेस n स्क्वायर का ग्राफ बना रहा हूं, तो मैंने n स्क्वायर को यहाँ क्या मान लिया, पूरा का पूरा ही मतलब x मान लिया। तो मेरा क्या बन गया, y इज इक्वल टू mx,
तो मेरा ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा। सुनने में बच्चों को थोड़ी सी ग्राफ में दिक्कत इसलिए हो रही है, जब उनका फिजिक्स और मैथ्स में तो ग्राफ के बिना कुछ चलता ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पर जब आएगा तो तुम्हें आसान लगने लग जाएंगे। हर कर्व का अलग अलग ग्राफ होता है। मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ, ये पैराबोला ग्राफ है, ठीक है, पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। ये पैराबोला है, ये तो हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा मेरा, एम क्या होगा, देखो एम क्या हो जाएगा मेरा 0.529/7, ठीक है। और ये तो मेरा पैराबोला का ग्राफ है, जिसके अंदर क्या आर एन और एन के बीच में बना है, ठीक है। ये मेरा इसके लिए ग्राफ हो गया, और ये मेरा क्या है आर एन वर्सेस एन स्क्वायर का। अब दूसरा केस क्या आता है, देखो दूसरा केस मेरा क्या बनता है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं दूसरे केस में क्या करूंगा, एन को कांस्टेंट कर दूंगा। एन कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, अब मैं क्या कर रहा हूं, जेड को चेंज कर रहा हूं। जेड मतलब कि मैं हाइड्रोजन ले रहा हूं, हीलियम ले रहा हूं, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लेकिन हीलियम लिथियम भी ये नहीं है मैं हीलियम और लिथियम ले रहा हूं, उनका मैं क्या ले रहा हूं, कैटायन ले रहा हूं, जिसके अंदर मेरे एक ही इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो ना, मतलब हीलियम और लिथियम जब मैं बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है कि मैं उसका जो ले रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज ही ले रहा हूं, ठीक है। बस उसकी जेड की वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करती स्टार्ट पे, क्योंकि जेड तो हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हम छेड़ते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को ही निकालते हैं या डालते हैं, ये तुम्हें पता ही, ठीक है। तो एन कांस्टेंट हो गया, मेरा आर एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 0.529 एन स्क्वायर इंटू 1/z। अभी मेरा क्या हो गया, ये पूरा ही कांस्टेंट हो गया, मतलब अब मैं अलग अलग स्पीशीज ले रहा हूं, हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम 2+, ठीक है, और सबकी n इज इक्वल टू 2, मतलब n इज इक्वल टू 3, ठीक है, सबके अलग अलग n की वैल्यू कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया कि z n क्या हो गया मेरा कांस्टेंट, कांस्टेंट है, सबका 2 है, और z चेंज होगा, मतलब हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम, ठीक है। तो मेरा आर एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक कांस्टेंट हो गया k/z। तो मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, अगर मैं पहले केस में बना रहा हूं z और r के बीच में, तो ये मेरा कौन सा ग्राफ बन गया, इसको हम बोलते हैं आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z का ग्राफ। मतलब एक तरह से अगर मैं इसको फॉर्म दूं तो मेरी क्या बन गया, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। इसका मेरा ग्राफ कैसा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर पैराबोला, हाइपरबोला, सॉरी रेक्टेंगुलर नाम होते हैं उनके, हाइपरबोला, ठीक है। यही अगर मैं क्या कर दूं, इस 1/z को x मान लो, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये y इज इक्वल टू mx का ग्राफ, तो मेरा कैसा बन जाएगा, ऐसा, जिसमें मेरी स्लोप की वैल्यू, स्लोप मेरा क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है, नहीं भी पता तो tan थीटा होता है हमारा स्लोप, ठीक है, तो वो भी तुम पढ़ोगे फिजिक्स में। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, मेरी स्लोप हो जाएगी मेरी 0.529 n स्क्वायर, ये मेरी क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप हो जाएगी। तो ये मेरे ग्राफ किसके बीच में, ये मेरे आर एन वर्सेस 1/n के बीच में, और ये क्या आर वर्सेस z के बीच में, और ये 1/z के बीच में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हर केस में क्या करना है कि देखो सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स है, तो हम उसका ग्राफ तभी ड्रॉ करते हैं, दूसरे को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट मान लिया, तो मेरा क्या होगा, पहले केस में मैंने z को कांस्टेंट मान लिया, तो मेरा z क्या बन गया, कांस्टेंट, तो उसको कांस्टेंट में डाल दिया मैंने, ये कि मेरा कांस्टेंट है, n स्क्वायर के साथ ग्राफ बनाया। तो n स्क्वायर में देखो, जब मैं आर एन और n के लिए ग्राफ बना रहा हूं, तो मेरा क्या बन रहा है, r इक्वल टू k x स्क्वायर वाला ग्राफ, ये मेरा हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, तो मेरा ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। और अगर मैं क्या कर रहा हूं, n स्क्वायर कोई x मान लो, तो मेरा क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू mx का ग्राफ, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो भी स्ट्रेट, ठीक है। इसमें भी हमने यही किया, ठीक है। पहले क्या किया हमने, इसको कांस्टेंट में ले लिया, कांस्टेंट में ले लिया तो 1/z हो गया, ठीक है। तो 1/z अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो वो कुछ कौन सी फॉर्म बन गया, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो क्या बन जाएगा मेरा r और z के बीच में क्या बन जाएगा हमारा ये रिलेशन। जब मैं 1/x को ही x मान लो पूरा, मतलब मेरा क्या हो गया, उसी को ही x मान लो, तो क्या बन जाएगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो भी एक स्ट्रेट, ठीक है। अब एक वैसे जनरल क्वेश्चन करवाता हूं, जिसके अंदर तुम्हें अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो कैसे यूज हो सकता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बोलूं फाइंड द रेडियस ऑफ 10th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो कुछ भी नहीं है, तो मेरा r
n इक्वल टू क्या होता है 0.529 n स्क्वायर बाय z। और ये मेरी वैल्यू क्या होती है, जो Rn की वैल्यू है ना एंगस्ट्रॉम में आएगी, ध्यान रखना इस पूरे की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आएगी, ठीक है। तो अब देखो R 10 निकालना है मुझे, तो 0.529 n क्या हो जाएगा मेरा 10 दे, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। और z क्या होता है मेरा हाइड्रोजन के लिए 1, तो मेरा क्या बन जाएगा ये 52.9 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर मैं बोल दूं फाइंड द रेडियस ऑफ 10th ऑर्बिट, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है 10th ऑर्बिट या 10th शेल, कुछ भी बोल सकता हूं, ऑफ लिथियम 2+ एटम, ठीक है, या आयन, ठीक है। तो इसके लिए मेरी आयरन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.529 n स्क्वायर बाय z, तो मेरा क्या हो जाएगा 0.529 n स्क्वायर क्या है 100 हो जाएगा, 10th के लिए निकालना है। और इसके लिए z क्या होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो लिथियम के लिए हमारा z क्या होता है, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0.529 by 3 मतलब 52.9 by 3 ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बस उनकी वैल्यूज कुछ करनी होती है, ठीक है।